डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। बताएंगे आज हम आपको कि आधुनिक तकनीक से किस तरह से बढ़ाई जा सकती है सूखे फूलों की उपयोगिता। फिर मुलाकात करवाएंगे हरियाणा के सफल किसान विद्यासागर से और फिर बात होगी सरकारी योजनाओं की। साथ ही बता दें कि कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भी रहेगा कुछ खास। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि गेहूं में रतुआ रोग का एकीकृत प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, इस पर विशेष जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से डीपीपीक्यूएस फरीदाबाद के संयुक्त निदेशक डॉक्टर केएल गुर्जर ने कुछ खास जानकारियां साझा की हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आज हम गेहूं में रोली के रोग के बारे में बात करेंगे। गेहूं में रोली का या रतुआ का रोग एक प्रमुख रोग है जो कि फफूंद के द्वारा होता है और यह 3 प्रकार का होता है: भूरी रोली, पीली रोली और काली रोली, जिसको हम के रूप में जानते हैं। भूरी और काली रोली का फैलाव दक्षिण भारत के नीलगिरी व पन्नी पहाड़ियों से उत्तर भारत और पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में जहां गेहूं उगाया जाता है वहां पर इसका फैलाव होता है। और इसके जो रोगजनक हैं वो हवा के द्वारा दक्षिण भारत की इन पहाड़ियों से मैदानी इलाकों में इनका संक्रमण या प्रकोप होता है। जो गेहूं ये पीली रोली है, यह हिमालय की पहाड़ियों से और मैदानी इलाकों में इसका संक्रमण होता है। और पीली रोली कम तापमान पर इसका प्रकोप अधिक होता है, जबकि काली रोली व भूरी रोली है उसका के प्रकोप के लिए थोड़ा अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो सर्दियों में सबसे अधिक प्रकोप होता है वो पीली रोली का होता है, जिसको हम यहाँ उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में इसका प्रकोप देखा जाता है। पीली रोली और गेहूं की पीली रोली, इसके लिए तापमान 5 से 10 डिग्री का जो तापमान होता है, साथ में इसके जो नमी होती है और फ्री वाटर जिसको ओस या वर्षा के समय में ये इसके जो रोगजनक हैं वो अंकुरण के लिए इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। और यह 10 से 15 दिन के समय में इसका जब बढ़वार अनुकूल मौसम होता है, अनुकूल वातावरण होता है, तो इस रोली का प्रकोप, पीली रोली का प्रकोप अत्यधिक बढ़ जाता है और गेहूं की फसल में काफ़ी नुकसान की संभावना रहती है। इस रोग के एकीकृत प्रबंधन के लिए
हमें निम्न उपाय करना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों को खेत की सतत निगरानी रखनी चाहिए और जहाँ पर इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं शुरुआत में ही उसको जांच के लिए जो पत्ती है, प्रभावित पत्ती है, उसको प्रयोगशाला में जांच करके और उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा हमको जो इसकी रोग प्रतिरोधी प्रजातियां हैं उसकी ही बुआई करनी चाहिए और जो सत्यापित बीज है गेहूं का वही बुआई करना चाहिए। बीज उपचारित करके बुआई करनी चाहिए और जो नाइट्रोजन युक्त, जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक हैं उसका संतुलित प्रयोग करना चाहिए, अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए और सघन बुआई भी से भी नहीं करनी चाहिए। ये दोनों ही इस रोग को बढ़ावा करते हैं। और इसके अलावा जो रासायनिक उपचार है, जो सर्वांगी फफूंदनाशी है, उसका छिड़काव शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा रोग का पता चलने पर हमें निम्न जो सर्वांगी फफूंदनाशी है उनका छिड़काव करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो सर्वांगी जो फफूंदनाशी हैं जैसे कि प्रोपिकोनाजोल है, एजोक्सिस्ट्रोबिन है और प्लस साइप्रोकोनाजोल है, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनेकोनाजोल है, टेबुकोनाजोल है, पिकोक्सिस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकोनाजोल है और पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपॉक्सीकोनाजोल है। इसके रोग का पता चलने पर, रोग का प्रकोप होने पर तुरंत ही हमको सर्वांगी फफूंदनाशियों का छिड़काव करना चाहिए जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस साइप्रोकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनेकोजोल या टेबुकोनाजोल 25% WG या पिकोक्सिस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकोनाजोल या पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपॉक्सीकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% WG। तो ये जो सर्वांगी फफूंदनाशी है इनका छिड़काव करने से ये तुरंत ही इस रोग की रोकथाम करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। फूलों का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, फूलों की सुगंध, ताजगी हम सभी को पसंद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यही फूल सूख जाते हैं तब भी ये उपयोग में लाए जा सकते हैं? अब ये कैसे संभव हो सकता है? आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं विज्ञान किसान सेगमेंट में। जानते हैं कि कौन सी आधुनिक तकनीकें हैं जिनसे हम सूखे फूलों को भी अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। हाल के वर्षों में पुष्प उत्पादन भारत में कृषि व्यवसाय के रूप में उभरा है और इसके उद्योग में भी अच्छी वृद्धि देखी गई है। यही नहीं, पेड़ पौधों के सूख जाने पर भी ये हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हुए हैं। फूल पत्तियों पर शोध यानी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की खोज, उनकी खेती और विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने सूखे हुए फूल, बीज, तनों और पत्तियों के सजाने संवारने की नई वैज्ञानिक तकनीक विकसित की है। इस आधुनिक नई तकनीक से दीवारों पर लगाई जाने वाली सुंदर कलाकृतियां, संदेश पत्र और कई तरह के सुंदर डिजाइन वाले सजावटी सामानों को बनाने की आधुनिक कला विकसित की गई है। इस नई तकनीक में खासकर पेड़ पौधों के उन हिस्सों का प्रयोग किया जाता है जो पेड़ से गिरकर नष्ट हो जाते हैं या फिर किसी काम के नहीं रह जाते हैं। जैसे इस नई तकनीक से जहां सूखे पत्तों से तरह तरह की आकृतियां, जंगली बादाम से बत्तख और कई तरह के फूलों को सुखाकर तरह तरह की सुंदर चिड़ियों की आकृतियां बनाई जाती है, वहीं मोर पंखी और अलग अलग प्रजातियों को सुखाकर सुंदर संदेश पत्र तैयार किए जाते हैं। इसी तरह रामदाना, सरसों और पोस्ते के बीजों का इस्तेमाल करके सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। इस कला में किसी भी फूल या पत्ती को एक सरल लेकिन खास विधि के द्वारा सुखा लिया जाता है जिससे उसका रूप रंग बरकरार रहता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान सूखे फूलों को संरक्षित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। सामान्यतः 3 से 4 दिन में सूखकर अपना अस्तित्व खो देने वाले ये फूल और पत्तियां कई दिनों तक सुंदर और सुरक्षित बने रहते हैं। इस कला को जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है।
जिससे बेरोजगार युवा और प्राकृतिक प्रेमी इस विधि का पूरा लाभ ले सके। इस आधुनिक नई तकनीक के द्वारा बनाई गई सुंदर कलाकृतियां सजावट के लिए घरेलू और व्यावसायिक उपयोग में लाई जाती हैं। किसानों और कम पूंजी से व्यवसाय करने वालों के लिए ये आधुनिक तकनीक कमाई का अच्छा माध्यम बन सकता है। नई सोच और कला से प्रेम रखने वाले इस तकनीक के जरिए अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि इस आधुनिक तकनीक से बनाई गई कलाकृतियों की मांग देश और विदेशों में भी है। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कहते हैं ना, दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पशुपालन काफी अच्छे स्तर पर होता है। दुग्ध उत्पादन से कई लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। एक ऐसे ही सफल किसान है या फिर कहें कि सफल पशुपालक हैं विद्यासागर, जो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। आइए आज के कृषि स्टार्टअप में हमारी मुलाकात हमारे सफल किसान विद्यासागर जी से। विद्यासागर पलवल गांव बामनी खेड़ा हरियाणा के रहने वाले एक सफल दुग्ध उत्पादक हैं। इनके माता पिता सरकारी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ खेती और पशुपालन किया करते थे। विद्यासागर इसी परिवेश में पले बड़े, जिस कारण इन्होंने खेती और पशुपालन को करीब से देखा था। विद्यासागर पढ़ाई के साथ साथ पशुओं के लिए चारा काटने, उसे घर ले जाने और पशुओं को चारा खिलाने में अपने पिता की मदद किया करते थे। विद्यासागर ने अपने प्रारंभिक शिक्षा पलवल में ही की। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम भी ली। इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने नौकरी करनी चाहिए, लेकिन अच्छी नौकरी न मिलने के कारण इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। 15 साल व्यवसाय करने के बाद विद्यासागर इमिग्रेशन लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां जाकर इन्होंने कृषि गतिविधियों को देखा, जिसमें इन्हें डेयरी फार्मिंग ने आकर्षित किया। ऑस्ट्रेलिया की डेयरी फार्मिंग को इन्होंने ज्यादा व्यवस्थित पाया। साथ ही देखा कि वहां के फार्मों में कम लोगों के साथ ज्यादा काम बड़े ही आसानी से हो रहे हैं। अपनी डेयरी फार्मिंग खोलने का सपना लिए विद्यासागर भारत लौटे और वर्ष 2013 में अपनी डेयरी फार्मिंग की इकाई बनाई। 7 पशुओं से शुरू डेयरी फार्मिंग का सिलसिला 100 पशुओं तक जा पहुंचा। शुरू में इन्होंने अपने फार्म में केवल गाय रखी, बाद में वे भैंस भी रखने लगे। विद्यासागर ने अपने फार्म को आधुनिक तरीके से बनाया। इन्होंने गाय और भैंसों के लिए अलग अलग शेड बनाई, जिसमें पशुओं को हवा और क्रॉस वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था थी। 15 से 16 फुट की ऊंचाई रखी और 12 फुट के किनारे बनवाए, ताकि पशुओं को गर्मी ना लगे और उन्हें प्राकृतिक हवा मिल सके। ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने के उद्देश्य से विद्यासागर पशुओं का खास ख्याल रखते थे, जिसके लिए वे पशुओं के रखरखाव, अच्छा चारा और तमाम तरह की सुविधाओं का ख्याल रखते थे। इन्होंने पशुओं के पीने के पानी की भी खास व्यवस्था कराई, ताकि पशु जब चाहे आसानी से साफ पानी पी सके। पशुओं के बैठने की जगह को भी व्यवस्थित कराया, ताकि जब पशु नीचे बैठे तो उनके शरीर में रगड़ ना हो। किसान सेवा केंद्र पलवल से जुड़कर विद्यासागर डेयरी फार्मिंग की नई तकनीकों की सही जानकारियां हासिल करते हैं।
साथ ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से इन्हें पशुओं के बारे में कई अहम जानकारियां भी मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल वे अपने डेयरी फार्मिंग में करते हैं, जो कि इन्हें काफी मददगार साबित हुई है। विद्यासागर ने अपने डेयरी फार्म को पूरी तरह से आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बनाया है। इनके फार्म में साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। चूने का छिड़काव कर पशुओं को कीड़ों के प्रभाव से भी बचाया जाता है। पशुओं के खान-पान से लेकर उनके रखरखाव तक का वे खुद निरीक्षण करते हैं। साथ ही पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विद्यासागर पशु चिकित्सक से समय समय पर परामर्श लेते रहते हैं। विद्यासागर के डेयरी फार्म में दूध निकालने से लेकर दूध को स्टोर करने और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का सारा काम बेहद सतर्कता के साथ मशीनों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले दूध निकालने के बाद उसे लैब में टेस्ट किया जाता है और उसकी वैल्यू को दर्ज किया जाता है। बल्क मिल्क कूलर का इस्तेमाल कर दूध को ठंडा किया जाता है और एयर कंडीशनिंग गाड़ियों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। विविधता ने विद्यासागर की सफलता को नए आयाम दिए हैं। वे अपने पशुधन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बात गाय के गोबर से गोबर गैस प्लांट में इस्तेमाल हो या फिर वर्मी कंपोस्ट इकाई खोल केचुआ खाद बनाना हो, वे हर काम को वैज्ञानिक ढंग से करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में विश्वास रखते हैं। महज 3 साल से ही विद्यासागर ने अपने फार्म को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इनकी कामयाबी देखकर उनके क्षेत्र के अन्य किसान भी डेयरी फार्मिंग को अपनाने लगे हैं। यही कारण है कि जिला स्तर पर उनके काम की सराहना भी हुई है। जिला स्तरीय किसान मेले में विद्यासागर को सम्मानित किया जा चुका है और कृषि क्षेत्र में नवीनतम पद्धति और उत्कृष्ट कार्य के लिए भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां
इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। नाम से ही जाहिर है कि ये जल प्रबंधन के लिए शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों को समाहित किया गया है और साथ ही साथ जल संरक्षण के लिए भी कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से आपको जागरूक करते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के जरिए। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन करिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा ये जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़ सकते हैं आप। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।